नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगी। बीजेपी की रणनीति ग्राउंड स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की है। आज सुबह 10:45 पर वो यहाँ पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे तक तकरीबन भी आप देखिए कि ये पूरा 3.5-4 घंटे का वक्त हो जाता है। कानपुर में ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बेहद ही महत्वपूर्ण हर रोज जो है आप ये देखिए बीजेपी एक एक कदम आगे बढ़ रही है चुनाव को लेकर। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर के साकेत नगर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के उस कार्यालय में खड़ा हूं जिसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है। पहले तो इस बिल्डिंग का दृश्य देखिए जिसका आर्किटेक्चर है, या इसके रूम्स की बात की जाए, कॉन्फ्रेंस रूम की बात की जाए, पार्टी रूम्स की बात की जाए, या अलग से जो एक सब रूम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके यहाँ से लगभग 17 जनपदों के पदाधिकारियों का कंट्रोल यहाँ से होगा। 22 के लिए कार्यालय को हाईटेक बनाया गया है ताकि हाईटेक जीत उनके पल्ले में आए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सोमवार को लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में 2022 को लेकर महामंथन हुआ। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर तंज कसा। नड्डा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई सियासत का हवाला देकर अखिलेश पर हमला बोला। दावा किया कि जल्द ही लाल टोपी भी केसरिया रंग में बदलने वाली है। मोदी जी कह रहे थे कि मैं तुमको एक नहीं 2-2 टीका दे रहा हूं, आप कोरोना से मुक्त हो जाइए। तो उस समय आपके यहाँ के नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है। अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? तुमको भी मोदी वैक्सीन ही लगी है। तुमको भी बीजेपी की वैक्सीन लगी है। और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता करनी है। आज सीएम योगी नोएडा का दौरा करेंगे। सीएम योगी जो है जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को जो है जेवर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो बेहद ही बड़ा कार्यक्रम जो है ये होने वाला है और इसकी तैयारियां किस तरह की चल रही हैं मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। तो जेवर एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में पहली उड़ान भरेगा। 6200 हेक्टेयर में बनेगा। 30,000 करोड़ की इसकी लागत है। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे, 5 साल में 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी। डाटा सेंटर पार्क, एमएसएमई पार्क बनेंगे। आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला एयरपोर्ट ये बन जाएगा। एक टिकट पर 400 रुपए का राजस्व। शुरुआती क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों की रहेगी। तो मेगा शो की तैयारी हो रही है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। रोही गांव में पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला वो रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और पश्चिमी यूपी के सारे बड़े नेता जो है इसमें मौजूद रहेंगे। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है। 500 मीटर लंबा वाटरप्रूफ पंडाल बन रहा है। कार्यक्रम स्थल पर 4 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए शिलान्यास है ये भी महत्वपूर्ण। दूसरे अगर आप तरीके से देखें तो चुनाव है और पश्चिमी यूपी में बड़ा मैसेज जाएगा इससे, ये भी एक कोशिश।
तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाला एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले इस नए एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर को प्रधानमंत्री खुद रखने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट। जिसकी तैयारियों के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। योजना के मुताबिक जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। बनने के बाद एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्बन एमिशन 0 होगा। मतलब ये कि जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम कई चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में पूरा करने की योजना है। 13 से 34 हेक्टेयर में जिसका ये शिलान्यास हो रहा है, ये 70 मिलियन पैसेंजर के लिए है। माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं एयरपोर्ट के बनने से 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने का अनुमान है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा है कि 2022 का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां एक तरफ जिन्नावादी हैं तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी हैं। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। बहराइच में मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। केशव मौर्य ने एसपी पर निशाना साधा। कहा, एसपी चाहे जितना गठबंधन कर ले, कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। कहा कि बीजेपी सरकार ने सरकारी योजनाओं को देने में कोई पक्षपात नहीं किया। बैरिकेडिंग पे जो लोग खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। एसटी हसन ने कहा है कि किसी के पर्सनल लॉ खत्म नहीं किए जा सकते। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर चुका है। एसटी हसन ने कहा है कि देश में मनमानी नहीं चलेगी, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। देखिए, हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। ये कानून के ख़िलाफ़। सीए और एनआरसी लागू होगा, मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और बहुत फिक्र है। सीए एनआरसी के लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करते हैं और करेंगे कि इन कानूनों को भी रद्द कर दिया जाए या इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो एसपी सांसद एसटी हसन का बयान आपने सुना। एसटी हसन ने अपने इस बयान को लेकर न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है एसटी हसन जी आपका न्यूज़ 18 पर। क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार या सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली है? और दूसरी बात ये कि आप अपने बयान के मायने जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकार का इनका तो एजेंडा है कॉमन सिविल कोड। इन्होंने वोट लिया कॉमन सिविल कोड के ऊपर, और अगर ये कॉमन सिविल कोड लेके आते हैं तो क्या देश के कानून के खिलाफ नहीं होगा वो, जिसमें सबको हक दिया गया है अपने मजहब को फॉलो करने के लिए, अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हमें तो यही लगता है, और हमें जो सबसे बड़ा खतरा महसूस ये हो रहा है कि क्या आर्टिकल 30 भी खत्म कर देंगे। जी एसटी हसन जी, यही तो समझना चाह रही हूँ आपसे कि किस तरह का खतरा आप बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हम मुसलमान जो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हम अपनी जो विरासत में जायदाद, रुपया, पैसा अपनी औलादों में बांट रहे हैं, कुरान शरीफ की रूह से बांटते हैं, जो हुक्म उसने दिया है। अब हमें वो पर्सनल लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। अब जब वो पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो हम शरीयत के कानून के हिसाब से अपनी औलादों में कैसे हम अपना तनख्वाह बांटें।
दूसरी बात ये कि जब आप कॉमन सिविल कोड लिया है, आपने अगर ये सबके लिए कॉमन कर दिया कि सबको सारे रिचुअल्स एक से होने हैं, तो क्या मुसलमान भी जाके आश्रमों में, मुसलमान भी जाके क्या उनकी भी चिताएं जलेंगी या दफन होंगे? फिर तो आप कुछ भी कर देंगे। और एक और खतरा जो सबसे बड़ा मुझे महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर आपने आर्टिकल 30 खत्म कर दिया, जिसमें माइनॉरिटीज को इस बात का हक दिया गया है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं और उसको अपने हिसाब से चलाएं। 50% उसमें रिजर्वेशन होता है माइनॉरिटी का। बहुत से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, ज्यूज के भी हैं, सिखों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटी हसन जी। बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा सहित कई मुद्दों को लेकर 8 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस बड़ी रैली करेगी। सोमवार को इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने बैठक की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उधर कांग्रेस ने दिल्ली में आज बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 8 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर चर्चा की गई। ये रैली दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। महंगाई के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पदयात्रा, नुक्कड़ सभा, रात्रि प्रवास, चौपाल के कार्यक्रम चल रहे हैं और 14 से 29 तक यह कार्यक्रम आयोजित है। 29 के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन दिल्ली में महंगाई के मुद्दों को लेकर होना है। इसी विषय का आज यहाँ बैठक थी। केवल दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पोस्टर और होर्डिंग है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर देखेंगे तो रोजगार नाम की चीज नहीं मिलेगी। उद्योग, लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है। इन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर बिल्कुल उठाएंगे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी उठाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की बात करेंगे। इससे पहले बैठकों का दौर चल रहा है। 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सरकार की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक 28 नवंबर को बीजेपी और एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी। उधर फतेहपुर जिले में बीजेपी नेता फैजान रिजवी पर जानलेवा हमले का आरोप एसपी नेता हाजी रजा और उनके समर्थकों पर लगा है। बाद में कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब देर शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो नाराज बीजेपी विधायक समर्थकों के साथ थाना कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बाद में बड़ी मुश्किल से अधिकारियों ने विधायक को मनाया। माननीय विधायक सदर जो है उनके कुछ सायकाल में हाथापाई हो गई थी। जो उनके साथ कार्यकर्ता है उनके साथ, और उसको लेकर के उचित कार्रवाई की मांग को लेकर के उनके द्वारा पर्याप्त और किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है और उनकी जो मांगे थी उनको लेकर के उनके द्वारा संदेह था। जो हमारी वार्ता भी हुई कि किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ओवैसी के सीए कानून को लेकर दिए गए बयान पर सियासी उबाल है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी ओवैसी पर निशाना साध रही है। रिपोर्ट देखिए। ओवैसी के सीए कानून को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है, जहां बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर तीखा प्रहार किया। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि ओवैसी प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सीए लागू है, लागू रहेगा। जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है उनके लिए, जो विदेश में रहते हैं उनको ये हमने अधिकार दिया है, न कि अपने देश के लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना लेंगे। वो घर में बना ले शाहीन बाग, क्या फर्क पड़ता है। वहीं कांग्रेस का कहना है ओवैसी बीजेपी के हाथ का खिलौना है। असदुद्दीन ओवैसी जहां के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है। जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ओवैसी के CAA, NRC के मुद्दे पर साथ खड़ी दिखाई दे रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइए। पर उठाया कदम। आगरा पुलिस को